अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ड सैड के एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियस वीडियो में मैं बात कर चुकी हूँ एडवर्ड सैड के 2 बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट था ओरिएंटलिज्म और सेकंड वन था कॉलोनियल डिस्कोर्स। आज की इस वीडियो में जो हमारा कंसर्न रहेगा वो रेजिस्टेंस पे रहेगा, ऑपोजिशन पे रहेगा और रिप्रेजेंटेशन पे रहेगा। पहले हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में, बेसिकली ये तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि एडवर्ड सैड का पर्सपेक्टिव इनके अंदर क्या था। ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा बहुत जो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बस इन अ नटशेल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है। When the marginalized communities actively oppose or challenge the hegemony of colonial power, it is called resistance. रेजिस्टेंस को हम देखते हैं कि जब कोई सप्रेस्ड मार्जिनलाइज कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल चैलेंज कर देता है, खड़ा हो जाता है अगेंस्ट द हेजीमोनिक। हेजीमोनिक होता है डोमिनेंट पावर के अगेंस्ट, तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ओवर्ट भी हो सकती है और कोवर्ट भी, यानी ये रेजिस्टेंस एक ओपनली भी हो सकती है और सीक्रेटली भी हो सकती है। अब रेजिस्टेंस के अंदर हम देखते हैं कुछ ओपनली के हम देखते हैं, इस रेजिस्टेंस के अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी आ जाती हैं, कल्चरल रेजिस्टेंस भी इसके अंदर आ जाते हैं और एवरीडे एक्ट्स की सूरत में भी हम देखने को मिलता है रेजिस्टेंस। ओपोजिशन क्या होता है? अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब ओपोजिशन क्या होता है कि जो कॉलोनाइज्ड हैं वो बेसिकली कॉलोनाइजर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें चैलेंज कर देते हैं, ठीक है, उनके कॉलोनियल स्ट्रक्चर को उनके अगेंस्ट बात कर लेते हैं, तो हम उसे ओपोजिशन कहते हैं। यानी जैसे कि इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, इंडिविजुअल एक्ट ऑफ ओपोजिशन हमें देखने को मिलता है, और इसके अंदर हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल ओपोजिशन, यानी हम उनके खिलाफ बातें करें, ठीक है, पर्सपेक्टिव हमारे उनके खिलाफ हो जाए। पॉलिटिकल ओपोजिशन भी हमें देखने को मिलती है, यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो अपने पर्सपेक्टिव लैदा बना ले, ठीक है, कुछ नेशनलिज्म पैन नेशनलिज्म बन जाए इन सब की सूरत में। और लीगल ओपोजिशन भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अगर हम सिंपली टर्म को देखें तो रिप्रेजेंट क्या करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना। अब रिप्रेजेंटेशन के अंदर यही देखते हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी अपने लिटरेचर को, आर्ट को, मीडिया को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखते हैं। अब हम इसके अंदर देखें पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर, दैट हाउ द कॉलोनाइज्ड रिप्रेजेंट themselves, ठीक है, और एज वेल एज द फॉल्स आइडेंटिटी दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द कॉलोनाइज्ड अगेंस्ट देम, ठीक है। इसके अंदर हम मिस रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन और काउंटर नैरेटिव का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एडवर्ड सैड है वो इसके बारे में क्या कहता है। एडवर्ड सैड बेसिकली बात करता है इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस के बारे में। इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस में वो बात करता है दैट हाउ द स्कॉलर्स फ्रॉम कॉलोनाइज्ड रीजन्स इंगेज क्रिटिकली विद वेस्टर्न नैरेटिव, कि जो कॉलोनाइज्ड रीजन के जो स्कॉलर्स है वो किस तरीके से वेस्टर्न नैरेटिव, यानी जो वेस्टर्न की कंस्ट्रक्टेड कॉलोनियल डिस्कोर्स हैं उनके खिलाफ वो बात करते हैं, ठीक है, वो चैलेंज करते हैं उनके पावर स्ट्रक्चर को। और इसके अलावा जो एडवर्ड सैड है वो इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस भी बताता है। वो ये भी कहता है कि दैट हाउ द रेजिस्टेंस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट है, कि रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, और इसको रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए वो बेसिकली हमसे बात करता है कि जो स्कॉलर्स हैं। अब हम इसके मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपके साथ जब हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे थे, बेसिक पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर पोस्ट कॉलोनियलिज्म का पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बात की थी एम्पायर राइट्स बैक। तो एम्पायर राइट्स बैक के अंदर क्या है, तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से काउंटर नैरेटिव देखने को मिलता है, द कॉलोनाइज्ड पीपल अगेंस्ट द कॉलोनाइजर नैरेटिव। तो ये इसी की बात है कि यानी इसके अंदर हम रेजिस्टेंस देखते हैं कि जो स्कॉलर्स है ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्री किस तरीके से वो काउंटर नैरेटिव की पावर को या उनके स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं। एडवर्ड सैड इसकी बात करता है। एडवर्ड सैड अपने वर्क कल्चर एंड इंपीरियलिज्म के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल रीडिंग की बात करता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपोजिशन। अब इसके अंदर वो बात करता है, यानी इस कॉन्सेप्ट के अंदर अपने इस वर्क के अंदर वो इनकरेज करता है रीडर को टू इम्प्रूव टेक्स्ट विद एन अवेयरनेस ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव अगेंस्ट हेजिमोनिक नैरेटिव, यानी किस तरीके से उनकी मल्टीपल हेजिमोनिक नैरेटिव के अगेंस्ट खड़े होके, यानी रीडर को इनकरेज करना कि अपनी ओपोजिशन के खिलाफ यानी ओपोजिशन में हो। तो हम
ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से जो कॉलोनाइज्ड हैं बेसिकली अपोजिट हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो आप हम बेस्ट एग्जांपल देखते हैं डीकोलोनाइजेशन की। अब डीकोलोनाइजेशन के अंदर क्या था कि जो मुख्तलिफ कंट्री जैसे सब कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया, यानी मल्टीपल कंट्रीज़ ने अपनी आज़ादी ली थी। तो ये डीकोलोनाइजेशन हो गया और वो ओपोज़िशन थी, ठीक है? उसको हम देखते हैं ओपोज़िशन को। तो एडवर्ड सैड भी इसी की बात करता है कि रीडर को इनकरेज करना कि उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना थ्रू द मल्टीपल पर्सपेक्टिव अगेंस्ट द हेजेमोनिक नैरेटिव। अब इसके अंदर वो बात करता है पॉलिटिकल ओपोजिशन की, और पॉलिटिकल ओपोजिशन को वो कोट करता है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फ़लस्तीनियन आइडेंटिटी, यानी वो कहता है कि जो फ़लस्तीनी इंडियन आइडेंटिटी की बात करते हैं इन द पॉलिटिकल ओपोजिशन के अंदर, और उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं। इवन अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो यहाँ पॉलिटिकल ओपोजिशन ही चल रही है, लेकिन सब्जुकेशन की फॉर्म में लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। तो ये सारी ओपोजिशन ही होती है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आजकल फ़लस्तीन, इवन कि आज की कंडीशन क्या है कि फ़लस्तीन के साथ कितना ज़ुल्म हो रहा है, ठीक है? तो वो उस वक़्त भी एडवर्ड सैड फ़लस्तीनियन की आइडेंटिटी की बात करता है। तो हम ये देखते हैं कि कितना वेस्ट और कितना ही पास्ट के अंदर जाके ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। एनी हाउ हम देखते हैं अपने अपने कॉन्सेप्ट को। ओपोजिशन आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सैड। एडवर्ड सैड रिप्रेजेंटेशन के अंदर कहता है कि किस तरीके से जो ओरिएंट है बेसिकली जो वेस्ट है जो कॉलोनाइज्ड है रिप्रेजेंट करते हैं नॉट ओनली देमसेल्फ बट आल्सो द रॉन्गली या स्टीरियोटिपिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉलोनाइजर, ठीक है? तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने लिटरेचर को डिकंस्ट्रक्शन की बात की जाती है सेल्फ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अपने जो बेसिकली जो कॉलोनाइज्ड होते हैं वो अपनी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने लिटरेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है? इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये 4 पर्सपेक्टिव जो हम पहले भी अपनी फर्स्ट वीडियो ऑफ एडवर्ड सैड हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिएंट किस तरीके से अमेरिका रिप्रेजेंटेशन, अमेरिका के जो एरिया स्पेशलिस्ट है वो रिप्रेजेंट करते हैं ईस्ट को थ्रू मल्टीपल पर्सपेक्टिव। तो ये 4 पॉइंट उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे। पहला था पॉपुलर इमेज एंड सोशल साइंस रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक रिलेशन पॉलिसी मेयरली इस्लाम एंड ओरिएंट एज एन इमिटेशन वेस्टर्न। तो आप इन पॉइंट्स को भी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इन पॉइंट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं जब आप इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस, ओपोजिशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले हमने ये देखा है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, ओपोजिशन क्या होती है और फिर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एडवर्ड सैड इसके बारे में क्या कहता है, जो मेन कंसर्न था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी फ़लस्तीन को भी दुआ में खास याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।